सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो टाइप है आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे। तो पहले टाइप का नाम है प्रोकैरियोटिक और दूसरे टाइप का नाम है यूकैरियोटिक। अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैरियोटिक वर्ड कॉमन है जिसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पर है प्रो का मीनिंग है प्रिमिटिव बोले तो पुराना। यहाँ पे पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे है यू का मतलब होता है ट्रू, या फिर ट्रू को या बोल सकते हो एडवांस्ड। और कैरियोटिक का मतलब फिर से है न्यूक्लियस। यहाँ पे एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे पुराना प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर मैं बहुत ही सिंपल डायग्राम से आपको समझाऊं, जैसे ये कोई सेल है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि है डीएनए। ये है डीएनए और ये है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो फ्लूइड है ये होता है साइटोप्लाज्म। अंडरस्टूड। हम सेल की स्ट्रक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस समझने के लिए आपको थोड़े बहुत स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। तो हम ये बात भी लिख सकते हैं, डीएनए लाई नेकेड इनटू साइटोप्लाज्म। नंगा डीएनए यानी कि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसा डीएनए साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ रहता है। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है। सो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइन इसी की तरह लिख सकते हो, डीएनए इज इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब बंद। इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उसका डीएनए कैसा है, बंद किया हुआ है या फिर इनक्लोज्ड है। समझ सकते हैं इतनी बात। इस सेल के अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं, जैसे यू बैक्टीरिया, जैसे आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका नाम एल्गी है लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये खुद एक बैक्टीरिया है। इसी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, इसी ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है। और यहाँ पे PPLO भी आता है जिसकी बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी। ये चार एग्जाम्पल आपको प्रोकैरियोटिक सेल में ध्यान रखने हैं। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोटिस्टा का सेल आता है। अब प्रोटिस्टा क्या है हम धीरे धीरे समझेंगे बायोलॉजी में। प्रोटिस्टा का सेल, तो प्रोटिस्टा सेल, यहाँ पे फंजाई के सेल भी आते हैं, यहाँ पे प्लांट का सेल भी आता है और यहाँ पे कोई एनिमल का सेल भी आता है। जितने भी एडवांस सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं।
तो ये सेल्स के टाइप है बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। इन सेल्स के अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे बहुत बहुत डिटेल में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सेल की स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको ये नाम जो है बिल्कुल फेमिलियर लगे। सो प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। So now we move on. Now we discuss the structure of prokaryotic cell. Then we discuss structure of eukaryotic cell as well as. So आप हेडिंग लगाएं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सारे जनरली बैक्टीरिया आते हैं, तो इसको बैक्टीरियल सेल भी बोल देते हैं। धीरे धीरे आपको सारे वर्ड्स क्लियर होंगे जैसे जैसे आप बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरियल सेल को मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इस सेल के सबसे बाहर की जो आपको लेयर दिखेगी वो होती है सेल वॉल, जो कि प्लांट्स में भी होती है। अब कहाँ पे होती है, कहाँ पे नहीं होती, किसकी बनी होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम है सेल वॉल। इस सेल वॉल के बाहर की तरफ यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल का डिपोजिशन मिलेगा सेल वॉल के आउटसाइड स्पेस में। इस मटेरियल को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। इस सेल वॉल के अंदर की तरफ एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कुछ ऐसी, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के बोलते हैं इस सेल का इन्वेलप। इन्वेलप का मतलब प्रोटेक्टिंग कवर। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के बोलते हैं सेल इन्वेलप। इन तीनों को मिला के बोलते हैं कंबाइंड में सेल इन्वेलप। में तीन स्ट्रक्चर आते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ भी फोल्ड हो सकती है, बाहर की तरफ भी फोल्ड हो सकती है। ये सेल वॉल भी फोल्ड हो सकती है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सबसे बाहर का मटेरियल है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ये सारी बातें हम लिखेंगे एक एक करके। पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें आप। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ फोल्ड्स बनते हैं तो इनका एक स्पेशल नाम है इन फोल्ड्स का, मीजोसोम। मीजोसोम का क्या फंक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। एक बार आप स्ट्रक्चर का नाम नोट करें। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका फोल्ड अगर साइटोप्लाज्म की ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि सेल वॉल की तरफ बने तो इनका नाम है पिलाई या फिर फिम्ब्री। पिलाई और फिम्ब्री ये दोनों प्रोटीन की बनी स्ट्रक्चर है। इनके फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर इस ग्लाइकोकैलिक्स से बाहर भी जा सकते हैं। अंडरस्टूड? इस सेल के अंदर यहाँ पे नेकेड डीएनए मिलेगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पर डीएनए के बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो ये क्या है, इसको आप लिख सकते हो जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ये है जेनेटिक मटेरियल। इसी जेनेटिक मटेरियल की तरह
यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मिलता है जो जेनेटिक मटेरियल के जैसा है बट इससे अलग है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इन एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में लिखेंगे और पढ़ेंगे, पहले आप डायग्राम में इनको समझें। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ राइबोसोम भी आपको दिखेंगे। अब राइबोसोम का फंक्शन भी पढ़ेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, अंडरस्टूड। इसके अलावा राइबोसोम के अलावा यहाँ पर कुछ स्टोरेज बॉडी भी मिलती है जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को स्टोर करती है, जैसे लिपिड को स्टोर कर लिया, प्रोटीन को स्टोर कर लिया। उन बॉडीज़ के अलग अलग नाम हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़। इन बॉडीज़ के बहुत सारे टाइप है, इनमें क्या क्या मटेरियल स्टोर होगा उस बेसिस पे वो सब हम लिखेंगे। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। एक बात और आप यहीं पे नोट कर सकते हो, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसी को यहाँ पे बोला जाता है न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं है तो उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस नाम नहीं दे सकते, तो उसको एक नया नाम दिया है बस, न्यूक्लियोइड। इतना आपको ध्यान में रखना है। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और इन एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में लिखते हैं। इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े थे उनकी डिटेल पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले 1 नंबर लगा के आप हेडिंग लगा सकते हो, न्यूक्लियोइड। इसके बारे में लिखते हैं सबसे पहले। न्यूक्लियोइड जो है ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस सेल के अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको मिलेगा। अब सर्कुलर का मतलब क्या है? डीएनए 2 टाइप से हो सकता है। अगर डीएनए कुछ इस तरह से व्यवस्थित है, इस तरह से अरेंज है कि इसका फर्स्ट एंड और लास्ट एंड अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं लीनियर डीएनए। अगर डीएनए कुछ इस प्रकार से अरेंज है, कुछ इस प्रकार से कि इसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक ही जगह आके मिलता है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। इस सेल का जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में मिलता है, इसीलिए लिखा है सर्कुलर डीएनए। और डीएनए में 2 स्ट्रैंड दिखते हैं, एक ये और एक ये, इसीलिए लिखते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इनकी डिटेल भी आप पढ़ोगे आगे। समझ में आया? और ये जो डीएनए है आपको पता है ये कहाँ पर है? ये लाई करता है नेकेडली, लाई नेकेड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में लाई करता है। क्यों लाई करता है? बिकॉज द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से ये साइटोप्लाज्म में नेकेडली लाई करता है। न्यूक्लियोइड जो है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके अलावा यहाँ पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। क्रोमोसोम फॉर्मेशन नॉट टेक प्लेस। जब सेल डिवीजन होता है तो इस मटेरियल से क्रोमोसोम बनते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल में बनते हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं बनते। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, वैसे तो क्रोमोसोम बनते ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पूछ ले तो यहाँ पे ट्रू क्रोमोसोम तो एब्सेंट है, ट्रू क्रोमोसोम इज एब्सेंट। लेकिन अगर पूछा ही जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आप बता सकते हो 1, क्योंकि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है ये एक ही जगह पड़ा होता है, तो उसको एक क्रोमोसोम की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं।
अंडरस्टूड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस डीएनए के पास कौन सा प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। ये जो प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। कैसा प्रोटीन है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका चार्ज पॉजिटिव है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन है ये बेसिक नेचर का प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन। इसी का दूसरा नाम है पॉलीअमीन्स। इसी प्रोटीन को पॉलीअमीन्स भी बोलते हैं। इस प्रोटीन के साथ ये डीएनए एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिससे इस न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन होता है। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। इसके अलावा अगर मैं आपको न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है, जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर एक बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है ओनली यूकैरियोटिक सेल में होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। एक पॉइंट इसी न्यूक्लियोइड के बारे में, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता ही नहीं है। कुछ सेल में यहाँ पे डीएनए मिल सकता है और कुछ सेल में यहाँ पे आरएनए भी मिल सकता है। तो आप ऑब्लिक करके आरएनए भी लिख लेना ताकि कोई एक्सेप्शन आपको ना मिले। ये पहला स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोइड जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे समझते हैं स्ट्रक्चर्स को। सेकंड स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोइड के जैसा ही है परंतु इससे डिटैच है, थोड़ा सा अलग है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो सेकंड नंबर पे आप हेडिंग लगाएं प्लाज्मिड। ये भी सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, बट ये डिटैच है उस मटेरियल से, उस जेनेटिक मटेरियल से अलग है ये। तो इसके बारे में लिखते हैं हम कि ये ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल का मतलब है ये अपनी रेप्लिकेशन करके कॉपी बना सकता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी कि जो डीएनए क्रोमोसोम बनाता है वो तो न्यूक्लियोइड है, उसके अलावा जो डीएनए है वो ये है प्लाज्मिड। इसीलिए लिखते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोसोमल। उसी के ऑटोसोमल को ही आप बोल सकते हो सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग, अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। ऐसा प्लाज्मिड एक और अगर बनाना है तो इसी के द्वारा ये प्लाज्मिड बना सकता है। इसी को बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये उसके जैसा ही डीएनए है बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर कुछ जीन मिलते हैं। देर आर 3 स्पेशल जीन्स। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैं लिखूं एफ जीन। एफ यहाँ पे डिनोट करता है फर्टिलिटी को। जैसे हम में मेल और फीमेल इंडिकेट करने के लिए अलग अलग सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल का मेल और फीमेल डिसाइड करने के लिए यहाँ पे एफ जीन होता है। अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है तो उसे मेल बैक्टीरिया कंसिडर करते हैं और प्लाज्मिड नहीं है तो उसे फीमेल बैक्टीरिया कंसिडर करते हैं। तो एफ जीन का मतलब फर्टिलिटी से है और ये जीन बताता है आपको सेक्सुअलिटी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। दूसरा जो जीन है आपका वो है आर जीन।
आर का मतलब है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो आप। कोई बैक्टीरिया किसी भी सब्सटेंस के प्रति, किसी भी मेडिसिन के प्रति कितना रेजिस्टेंस है वो डिसाइड करता है आर जीन। आर जीन अगर डोमिनेंट है तो बैक्टीरिया बहुत रेजिस्ट कर सकता है। आर जीन अगर डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है, तो ये बहुत कम रेजिस्ट कर पाएगा उस सब्सटेंस को। उसके अलावा जो तीसरा जीन है उसका नाम है निफ जीन। निफ का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, ऐसा जीन जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन मिलती है वो N2 की फॉर्म में मिलती है। जब इसको अमोनिया NH3 में कन्वर्ट करेंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को करने के लिए जो बैक्टीरिया के पास जीन है वो निफ जीन है। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। इनके अलावा अगर प्लाज्मिड के बारे में एक और बात लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि ये कोई असेंशियल एलिमेंट नहीं है। अगर ये किसी बैक्टीरिया में नहीं भी हुआ, नॉट असेंशियल एलिमेंट, तो भी वो बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा। अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी उसकी फंक्शनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्लाज्मिड को आप आर्टिफिशियली हटा भी सकते हो, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। So now we further move on with third structure, which is cell envelope. Third structure is cell envelope. ये आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की, बैक्टीरिया की। तो आप लिखो दिस इज द आउटर मोस्ट covering of bacterial cell. There is made of three different layers। और वो 3 डिफरेंट लेयर आप जानते हो। पहली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी लेयर है सेल वॉल, और तीसरी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो सबसे बाहर है, यानी कि ये है आउटर मोस्ट, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सबसे इनर है, तो ये है इनर मोस्ट। और ये आप लिख सकते हो जस्ट बिलो ग्लाइकोकैलिक्स, बिलो ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे है, ऐसा आप लिख सकते हो। हम बात करते हैं सबसे पहली स्ट्रक्चर के बारे में, जो है ग्लाइकोकैलिक्स। ये किसकी बनी होती है हम बात करेंगे, यह कैसी हो सकती है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में हो सकता है, एक तो है कैप्सूल फॉर्म और एक है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, ये 2 फॉर्म है ग्लाइकोकैलिक्स के। अगर वो कैप्सूल है तो वो बहुत ही सॉलिड होगा, अगर वो स्लाइम लेयर है तो वो बहुत ही लूज होगा। इसको आप टफ भी बोल सकते हो सॉलिड को। ये किसका बना होगा, ये मेड ऑफ, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। जो आपका कैप्सूल है वो इन 2 मटेरियल का बना है।
और जो आपका स्लाइम लेयर है ये किसका बना है? दिस इज मेड ऑफ ओनली पेप्टिडोग्लाइकन्स। इसमें पॉलीपेप्टाइड्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये इतना रिजिड नहीं होता और स्लाइम लेयर की तरह होता है, ढीला सा होता है, लूज, और ये बहुत ही सॉलिड होता है। तो ये है ग्लाइकोकेलिक्स। अगर इसका फंक्शन लिखूं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, तो इसका फंक्शन हो जाएगा फंक्शन, इसका फंक्शन है सेल आइडेंटिफिकेशन, किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट भी करता है, तो प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम WBC, क्योंकि सबसे बाहर है तो यही इसको प्रोटेक्ट करेगा। पहला फंक्शन है इसका सेल आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है प्रोटेक्शन का। इसके अलावा ये किसी सब्सटेंस से अटैच होने में भी हेल्प कर सकता है इसी बैक्टीरिया को। तो प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। इसी ग्लाइकोकेलिक्स का तीसरा फंक्शन लिख लेना आप कि ये हेल्प करता है कॉलोनी फॉर्मेशन में, हेल्प इन कॉलोनी फॉर्मेशन। तो ये 3 फंक्शन आप लिख लेना ग्लाइकोकेलिक्स के। अब हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड स्ट्रक्चर, सेल वॉल की तरफ। सेकंड स्ट्रक्चर है इसका सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये बनता है आपका मेड ऑफ म्यूरिन का, इसी म्यूरिन का नाम है पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन्स, इसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन्स, या फिर केवल पेप्टाइडोग्लाइकन्स भी बोल देते हैं। म्यूरिन भी इसी का नाम है। इसके अंदर एक तो प्रोटीन होता है, और ग्लाइकन्स का मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि शुगर भी होता है, और पेप्टिडो का मतलब इसमें प्रोटीन भी होता है, कुछ ऐसा। पॉली कुछ बुक्स लिखती है, कुछ नहीं लिखती, तो आप केवल ये भी लिख सकते हो पेप्टिडोग्लाइकन्स। प्रोटीन इसमें स्पेसिफिक होता है, और शुगर इसमें 2 टाइप की हो सकती है, उसको आप याद रखोगे नाग और नाम की ट्रिक से। नाग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ये नाम नाग का फुल फॉर्म है, और नाम का फुल फॉर्म लिखेंगे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये नाम का फुल फॉर्म है। ये 2 टाइप की शुगर है, क्योंकि ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकन्स का। पेप्टिडो के अंदर पेप्टिडो डिनोट करता है प्रोटीन को, और ग्लाइकन्स डिनोट करता है शुगर को। शुगर 2 टाइप का हो सकता है, नाग और नाम, जिनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये सेल वॉल के बारे में है। सेल वॉल सभी बैक्टीरिया में नहीं होता, जैसे कुछ में एब्सेंट है, उसका एग्जाम्पल भी आप यहीं लिख सकते हो। प्लीज नोट दिस, देन वी रिमूव इट। सेल वॉल के बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे आप, इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं मिलता है, ये बात भी आप नोट करेंगे। सेल वॉल पढ़ने के बाद अब हम चलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल इनवेलप इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, ये लिपोप्रोटीन्स का बनता है। ये 100%
सिमिलर होता है यूकैरियोटिक सेल से, 100% सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, विच स्ट्रक्चर इज कॉमन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ये 100% आइडेंटिकल होता है दोनों सेल्स में। इस प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं, नो स्टेरॉइड्स फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देने के लिए कोई स्टेरॉइड नहीं होते हैं। बट एक एग्जांपल है पीपीएलओ जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा एक्सेप्ट पीपीएलओ, इसका एक्सेप्शन इस लाइन का। अगली बात हम लिखेंगे, अगर स्टेरॉइड्स नहीं है तो क्या है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हैपेनोइड्स बोलते हैं उन्हें। हैपेनोइड्स आर present for stability of plasma membrane। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है, प्लीज नोट दिस देन वी फर्दर मूव। सो नाउ वी फर्दर मूव ऑन विथ फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो फोर्थ स्ट्रक्चर इज मीजोसोम, इसी का दूसरा नाम है कॉन्ड्रॉइड्स, कॉन्ड्रॉइड्स भी इसी को बोलते हैं। इसके बारे में अगर हम समझें तो इसके बारे में जैसे डायग्राम में हमने बनाया था, इट इज इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग है, इन फोल्डिंग्स। ये दो टाइप में मिल सकता है आपको, मीजोसोम जो है। अच्छा, इसको पहले आप समझो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। जो काम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम करते हैं। तो इसको ही बोला जाता है एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस स्ट्रक्चर है ये। आखिर ये मीजोसोम कितने टाइप का होता है, अगर मैं इसके टाइप्स आपको बताऊं तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल। सेंट्रल कैसे पता चलेगा, ये अटैच्ड होता है, अटैच्ड विथ न्यूक्लियोइड। ये डू नॉट अटैच्ड विथ न्यूक्लियोइड्स। तो कितने टाइप्स का है मीजोसोम वो भी आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं मीजोसोम का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं फंक्शन। मीजोसोम का पहला फंक्शन है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन है सेल वॉल का सक्रीशन, सेल वॉल को रीफॉर्म करने में भी ये हेल्प करता है। और इसी का चौथा फंक्शन है एटीपी फॉर्मेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोटिक सेल में। उसके अलावा ये एंजाइम्स भी रखता है, तो इसी के अंदर प्रेजेंट है एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए जो एंजाइम है वो भी मीजोसोम के पास प्रेजेंट है। तो ये मीजोसोम के 5 फंक्शन आप नोट कर सकते हो। प्लीज नोट दिस देन वी फर्दर मूव ऑन। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो मीजोसोम के डिस्कवरर यानी कि साइंटिस्ट का नाम भी लिख सकते हो भाई। जेम्स ने इसकी डिस्कवरी की थी। मीजोसोम की डिस्कवरी किसने की है, जेम्स ने। जेम्स तो खाते ही हो सभी, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो।
अगली स्ट्रक्चर हम लिखते हैं 5 नंबर पे राइबोसोम। पांच नंबर स्ट्रक्चर है आपकी राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर छोटे राइबोसोम मिलते हैं जिनको बोलते हैं 70S टाइप। तो 70S टाइप के राइबोसोम यहाँ पे मिलते हैं। इस राइबोसोम का अगर मैं मेजरमेंट या फिर डायमेंशन की बात करूं तो 15x20 नैनोमीटर इनका साइज है इस राइबोसोम का। और राइबोसोम का फंक्शन अगर मैं लिखूं, फंक्शन वो आप लिख सकते हो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक सेल में, प्लीज नोट दिस। अब हम समझते हैं पिलाई और फिम्बरी के बारे में। कौन से नंबर का स्ट्रक्चर है ये? 6 नंबर स्ट्रक्चर है, पिलाई एंड फिम्बरी। जैसे मेसोसोम इन फोल्डिंग्स थी वैसे ही ये एक्सटेंशंस है बाहर की तरफ। तो दिस इज द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटवर्ड ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज आउटवर्ड्स एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ है। जो आपका पिलाई है और जो आपका फिम्बरी है ये बना होता है मेड ऑफ पिलीन प्रोटीन और ये बना होता है मेड ऑफ फिम्ब्रीन प्रोटीन, मेड ऑफ फिम्ब्रीन प्रोटीन। वेरी इजी टू रिमेंबर। जो पिलाई होते हैं वो स्ट्रक्चर में लॉन्गर होते हैं और जो फिम्बरी होते हैं वो स्ट्रक्चर में शॉर्टर होते हैं। सॉरी गाइस, गर्मी बहुत है यहाँ पे, है ना। लॉन्गर कौन है? पिलाई। और शॉर्टर कौन है? फिम्बरी। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और फिम्बरी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर, और पिलाई जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका फंक्शन होता है प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना। पिलीन का फंक्शन लिख सकते हो आप, टू ट्रांसफर प्लाज्मिड वन बैक्टीरिया टू एनोदर बैक्टीरिया। इस ट्यूब के द्वारा जो है प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। और फिम्बरी का फंक्शन लिख सकते हो आप, टू अटैच्ड विथ सम सब्सटेंस। किसी भी बैक्टीरिया को अगर कहीं से अटैच होना है तो वो फिम्बरी का यूज करेगा। तो ये आप पिलाई और फिम्बरी के बारे में नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट दिस। उसके अलावा अगर आप समझना चाहें कि ये जो प्लीन प्रोटीन है ये एक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है। मसल्स की तरह इस प्रोटीन में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो सकते, इसीलिए पिलाई और फिम्बरी इनका लोकोमोशन में कोई रोल नहीं है। बहुत क्लियरली लिखती है एनसीईआरटी ये बात, नो रोल इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में इनका कोई रोल नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7th स्ट्रक्चर को समझते हैं हम इसके बाद। आगे हम समझते हैं फ्लैजिला के बारे में। बैक्टीरिया के पास भी होता है फ्लैजिला। नंबर आप देख लेना, आगे लगा लेना जितना भी हो। फ्लैजिला जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही पतला होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो आप लिख सकते हो मेड ऑफ
मोनो फाइब्रिलर। मोनो का मतलब एक और फाइब्रिलर का मतलब फाइबर, केवल एक ही फाइबर से बना होता है। दिस इज शॉर्टर देन यूकैरियोटिक, शॉर्टर देन यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यूकैरियोटिक के फ्लैजिला से शॉर्ट होता है ये। उसके अलावा अगर फ्लैजिला किसका बना होता है आप देखो, तो दिस इज मेड ऑफ ए प्रोटीन विच नेम इज फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन, इस प्रोटीन का ये फ्लैजिला बना होता है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है, नो कवरिंग ऑफ एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन की कोई भी कवरिंग नहीं है भाई, बस एक फ्लैजिलिन प्रोटीन की बना हुआ फाइबर है जो कि फ्लैजिला है। इसका रोल होता है लोकोमोशन में, रोल इन लोकोमोशन, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है कौन, फ्लैजिला। तो प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। अगर मैं इस फ्लैजिला के बारे में लिखूं तो इसमें रोटेटरी मूवमेंट भी होता है, रोटेटरी मूवमेंट। रोटेटरी मूवमेंट का मतलब है जैसे ये पॉइंट है जिससे ये फ्लैजिला लगा है, तो यहाँ से ये 360 डिग्री तक घूम सकता है, 360 डिग्री रोटेशन कर सकता है ये फ्लैजिला, इसलिए लिखते हैं रोटेटरी मूवमेंट को शो करता है। ये जो फ्लैजिला है ये 3 स्ट्रक्चर से बना होता है। अगर मैं फ्लैजिला की स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, जो बेस पे है, और यहाँ पे लगा होता है हुक, और इसके आगे लगा होता है कुछ ऐसा फिलामेंट, ये है फिलामेंट। इन 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है एक फ्लैजिला जो कि प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला है। ये एक ही फाइबर से बना होता है जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज जो है आपकी, सॉरी बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज यहाँ पे, राजस्थान की इतनी ज़्यादा गर्मी में आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा बस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंक्लूजन बॉडीज। इनके अंदर कोई मटेरियल स्टोर होता है, इसलिए इनको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, इनको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। इनके अंदर कौन सा मटेरियल स्टोर हो रहा है उस बेसिस पे ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे वोल्यूटीन ग्रेन्यूल्स, पहला है वोल्यूटीन ग्रेन्यूल्स, इसमें फोस्फेट स्टोर होता है। दूसरा मैं आपके सामने बात करूं साइनो फाइसियन ग्रेन्यूल, तो इसमें प्रोटीन स्टोर होता है। तीसरा अगर मैं बात करूं PHB पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिन, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिन, तो इसके अंदर लिपिड या फिर फैट स्टोर होता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल आपको याद ध्यान में रखने हैं। इस ब्यूटाइरिन को ब्यूटाइरेट भी कह सकते हो आप, ब्यूटाइरेट है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एनसीईआरटी का वर्ड है, इसलिए इसमें मैं कोई चेंज करना नहीं चाहता। प्लीज नोट दिस। उसके अलावा जैसे फॉस्फेट है, प्रोटीन है, लिपिड है,
तो जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है उसका नाम भी आप लिख सकते हो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ये स्टोर करता है आपके कार्बोहाइड्रेट को, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। तो ये 4 एग्जाम्पल है इंक्लूजन बॉडीज के जो आपको बाय हार्ट याद करने हैं। अगला स्ट्रक्चर हम समझते हैं, स्ट्रक्चर कह लो या प्रोसेस कह लो कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम समझते हैं। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का मतलब है इसमें कोई भी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का माइटोसिस है एमाइटोसिस, यानी यहाँ पे ट्रू क्रोमोसोम्स क्या है, एब्सेंट है, नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन ही यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे ये कोई बैक्टीरिया का सेल है जिसमें ये न्यूक्लियोइड है, तो सबसे पहले इस मटेरियल में खिंचाव होगा और कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, कुछ ऐसी। ये मटेरियल 2 भागों में डिवाइड होने का ट्राई कर रहा है। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार के 2 न्यूक्लियस आपको इसके अंदर दिखेंगे, और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से 2 सेल बन जाएंगे। इसी फिनोमिना को बोलते हैं एमाइटोसिस, जो होता है बैक्टीरिया के अंदर या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इसके अंदर क्रोमोसोम तो बनते नहीं है, तो क्रोमोसोम को 2 अलग अलग सेल में खींचने वाले स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनेंगे भाई, स्पिंडल फाइबर एब्सेंट। ये 3 बात आप इसमें नोट कर सकते हो। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो गाइस, ये स्ट्रक्चर था प्रोकैरियोटिक सेल का। आगे हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे बहुत सारे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।